electrostatic field or behavior of dielectrics in electrostatic field. As we all know, capacitor are conductor, so we have to learn about what will be the effect of on conductors when they are placed in electric field. So consider, first of all we will read about behavior of conductors in electrostatic field. So firstly we will consider that a conductor is placed inside an electric field. Then conductor will behave as, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पढ़ना है हमें, तो कंडक्टर कैसे बिहेव करेगा जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। तो कंडक्टर में देखो हमने फर्स्ट पहली एक कंडीशन पहले भी प्रीवियस उसमें पढ़ रखी है, मैं टोटली एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे कैसा बिहेव करता है वो। तो फर्स्ट कंडीशन हमने ये पढ़ रखी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। ये ज़ीरो होता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड प्लेस किया हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो कंडक्टर के पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, जैसे ही उन्हें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होगा तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो इलेक्ट्रॉन्स है एक्सेस चार्जेस हैं, बाकी जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो तो क्या कर लेंगे अपने आप न्यूट्रल बन जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मीट कर जाएंगे। पर जो एक्सेस नंबर ऑफ, जैसे ही हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो उसके पास एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आ जाएंगे। तो एक्सेस नंबर ऑफ में इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्जेस, जो इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किधर की तरफ आएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने इस सरफेस पे आ जाएंगे, कंडक्टर के सरफेस पे आ जाएंगे। एज वी नो एक्सेस चार्जेस रिसाइड ओवर इट सरफेस, तो जो एक्सेस चार्जेस हैं वो कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। और ऐसे ही पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इस सरफेस पे आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज़ में, वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, जैसे ही मैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूँगी तो वो अपनी डायरेक्शन के जिधर उसको मिलेगा कि पॉजिटिव है तो वो उधर की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आ गए और सारे पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आ गए। ये कंडक्टर है और मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रखा है, दैट इज़ ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रखा है। तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रखा है वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, बट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस ऐसे प्रेजेंट हो रखे हैं कि नेगेटिव वन साइड ऑन दी सरफेस एंड पॉजिटिव अदर साइड ऑन दी सरफेस, और जो बाहर के अपोजिट चार्जेस के अकॉर्डिंगली ये अपने सरफेस पे आ गए। तो इट मीन्स इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा फ्रॉम दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये इतना चार्ज अपने आसपास क्रिएट कर लेती हैं जो इक्वल होता है नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वली चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगा ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण होगा, मैंने इसे ई इंड्यूस्ड बोल दिया, ठीक है। चार्ज इंड्यूस हुए अपने आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के कारण एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर अप्लाई किया, उसके कारण ये चार्ज इंड्यूस हो गए, इसीलिए मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, ठीक है। तो जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हम कैसे लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड माइनस इनसाइड,
ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल टू आ जाएगा आउटसाइड माइनस इनसाइड। पर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल टू हो गया, आउटसाइड। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई माइनस ई इंड्यूस्ड। तो हमारे पास जो ई और ई इंड्यूस्ड की वैल्यू दोनों क्या हो चुकी हैं, इक्वल हो चुकी हैं। ठीक है, दोनों ई के इक्वल टू ही हो चुकी हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल टू हो जाएंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल टू हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो। सो दिस इज द थ्योरी डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डायग्राम। इस तरह से आप अपने नोट्स रेडी कर सकते हो। दैट व्हेन अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड द चार्जेस ड्रिफ्ट टुवर्ड दी, जो चार्जेस हैं ड्रिफ्ट टुवर्ड दी पॉजिटिव। जो नेगेटिव चार्ज ड्रिफ्ट करेगा पॉजिटिव की तरफ, तो अपने पीछे पॉजिटिव चार्ज लीव कर देगा। एट एन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड बिकम्स इक्वल, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट वन सेकेंड प्रॉपर्टी है कि नेट, जो नेक्स्ट बिहेवियर, जब हम कंडक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। एक तो क्वेश्चन आता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, तो हमें इस तरह से अपना आंसर लिखना होगा। और चार्ज भी इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होता है, तो देखो हम पहले उससे ही प्रूव कर सकते हैं। एज वी नो, हम कंसीडर कर लेंगे कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर ले लिया कोई, और कंडक्टर के अंदर हमारे पास चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने के कारण, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होने के कारण चार्जेस जो हैं इंड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। और हमने अभी पीछे प्रूव किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड क्या हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल टू हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने पढ़ रखा है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। मैंने इसमें से छोटा सा पोर्शन ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर टोटली ज़ीरो है, और ई डॉट डी एस किसके इक्वल टू होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू भी किसके इक्वल टू हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल टू। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, हमने फर्स्ट केस में जैसे क्लियर किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो होगा तो हम बाय गॉस थ्योरम में अप्लाई करके हम ये बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा तो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द एक्सेस चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ओवर इट्स सरफेस। हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि जितना एक्स्ट्रा चार्ज होता है एक कंडक्टर के ऊपर, वो किसके ऊपर रिसाइड करता है, सरफेस के ऊपर रिसाइड करता है। क्योंकि इनसाइड अगर हम चार्ज देंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अगर ये अनइक्वल हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। सब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हमने कंडक्टर को रखा तो क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जितने चार्जेस बाहर प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर प्रेजेंट है, उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अपना क्या कर लेगा, इंड्यूस चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और जो अब एक्स्ट्रा चार्ज आएगा वो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर लाई करता है, इनसाइड लाई नहीं करता। सो द एक्सेस चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड्स ओवर इट्स सरफेस। एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हमने पहले भी पढ़ा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, परपेंडिकुलर ऑन दी सरफेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही है, सफ़ियर के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव से देखो हमेशा जो इसका सरफेस का ये रेडियस होगा ये हमेशा इक्वली, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये सरफेस के, जो इस सरफेस के हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलरली। ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर इस सरफेस के आउटसाइड लाई करेंगी ना, बाहर की तरफ निकलेंगी, तो बाहर की तरफ निकलेंगी तो इस सरफेस के लिए वो क्या होंगी, इक्वली परपेंडिकुलरली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फॉर एग्जांपल चाहे हम एक लीनियर चार्ज ले ली, लीनियर चार्ज पे एक लीनियर बॉडी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो लीनियर बॉडी पे देखो जब मैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ये इसका सरफेस इसके लिए क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से इधर जाएगा,
सरफेस ऐसे लाई कर रहा है और इससे परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलरली चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट the volume of a conductor having same value on its surface, having same value on its surface। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हैविंग सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। कैसे रहेगा, देखो अगर मेरे पास एक सरफेस है और उसके पास सेम ही वैल्यू है, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है प्लस क्यू पूरे सरफेस के ऊपर। एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि वो नो वर्क डन, देयरफॉर नो वर्क डन इज मूविंग फॉर टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का मतलब है कि जो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मीन्स क्यू भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। इनसाइड हम क्या लेते हैं, जीरो, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा टू मूव अ चार्ज डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन क्यू नॉट। तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज, अगर हमारे पास अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो जो वर्क डन है चार्ज को मूव कराने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर प्रेजेंट ही नहीं होगा तो चार्ज को वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। देयरफॉर नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ कंडक्टर। सो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि पोटेंशियल जो है वी ए और वी बी दोनों पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दी वॉल्यूम। थ्रू आउट दी वॉल्यूम मीन्स अगर हम इस पॉइंट पे लेंगे तो इस पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाएगा तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अगर वर्क डन ज़ीरो हो गया किसी चार्ज के लिए, ठीक है, किसी चार्ज को मूव कराने के लिए अगर वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा तो इट मीन्स हमारे पास पोटेंशियल जो है वी ए माइनस वी बी ज़ीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए वी बी किसी दो पॉइंट्स के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी इनसाइड दी कंडक्टर। सो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट दी वॉल्यूम। So these 5 points shows the behavior of conductors in an electrostatic. What are dielectrics? So dielectrics are non-conducting substance. डाइइलेक्ट्रिक जो होती हैं वो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होती हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल भी बोल सकते हैं हम इसे। बट इनमें इंसुलेटर से एक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, ठीक है। डाइइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस और एन इंसुलेटिंग मटेरियल भी है but with an additional property of polarization under electric field. Insulating material with an additional property, एक प्रॉपर्टी इनमें ज़्यादा है इंसुलेटर से, additional property of polarization under electric field, under electric field. इट मीन्स डाइइलेक्ट्रिक आर दोज मटीरियल्स, इंसुलेटर देखो कौन से मटीरियल्स होते हैं जो अपने में से करंट को पास नहीं करते, तो डाइइलेक्ट्रिक भी सेम ही है। बट जब हम इनमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है, जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इनमें करंट तो इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, बट अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, अपना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। It means dielectric doesn't allow the flow of charge through it, but permit them to exert electric field. परमिट करते हैं चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो हम एक डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक आर मटेरियल्स which do not allow
इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो विदिन देम बट शो इलेक्ट्रिक फील्ड। अपना एक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो डाई इलेक्ट्रिक्स एक मटेरियल ही है, इट मीन्स ऑल डाई इलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर बट ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल माइका, पैराफिन वैक्स, ग्लास, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स हम अब ये बोल रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक दो मटेरियल विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो। मतलब फ्लो मीन्स इंसुलेटर्स जो हैं, जब मैं उन्हें बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई भी कर दूँ उनमें तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब उनमें चार्जेस जो हैं कंडक्ट नहीं करेंगे, चार्जेस पास नहीं करेंगे, करंट नहीं उनमें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग नहीं कर सकती। पर जब डाई इलेक्ट्रिक्स को हम डाई इलेक्ट्रिक भी एक इंसुलेटर है, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक अगर अपनी नॉर्मल अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया हुआ तो वो एज ए इंसुलेटर ही एक्ट करती हैं। बट जब हमने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, डाई इलेक्ट्रिक्स को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया, तो क्या होगा, देखो इनमें भी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक में जैसे हर एक बॉडी में चार्ज प्रेजेंट होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक में भी देखो जो ये चार्जेस हैं ऐसे होंगे सेंटर पे, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही हमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो इनमें जो चार्जेस हैं, जैसे इनको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो जो ये इधर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करता है, तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और इधर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। किसके कारण, क्योंकि बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है। तो अपने आप जो इसके अंदर चार्जेस हैं, क्योंकि ये शो कर रहा है इफेक्ट, अपना क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट शो करता है अपने अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ जा रही है, वेयर एज डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, opposite to the applied electric field. So dielectrics are those substances which induce electric field. अपने आप जब हम उन्हें बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, तो ये अपने आप भी एक इफेक्ट शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, यही इन्हें इंसुलेटर से अलग बनाता है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, दो तरह की डाइलेक्ट्रिक्स हैं, टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट वन इज polar and second one is non-polar dielectric। पोलर डाइलेक्ट्रिक जो हैं, इन पोलर मॉलिक्यूल, एज वी नो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जो उनका सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर है वो सेपरेट होता है। देखो अगर पॉजिटिव यहाँ पे होगा, नेगेटिव यहाँ पे होगा, तो इट मीन्स इनके बीच में कुछ ना कुछ लेंथ हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम देयर सेंटर से अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाएंगे तो इट मीन्स ये क्या करेंगे, एक लेंथ शो करेंगे। इट मीन्स हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट शो करेंगे। जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा और इनके पास इनकी असिमेट्रिकल शेप होती है, इसके कारण इनके पास डाइपोल मोमेंट होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में किसको लेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल वाटर। डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह की हैं, पोलर और नॉन पोलर। इनको दो में क्लासीफाई कर दिया। पोलर वाली डाइलेक्ट्रिक्स की जो शेप होगी वो असिमेट्रिकल होगी, ठीक है, मतलब एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। और इसमें नॉन पोलर में सिमेट्रिकल शेप में होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसकी है वाटर, NaCl, HCl। तो कैसे, देखो ये एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हमारे पास NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। Na पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव का अपना सेंटर है और नेगेटिव का अपना सेंटर है। NaCl पॉजिटिव का अपना सेंटर है और नेगेटिव का अपना सेंटर है। तो इट मीन्स इसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए एक डाइपोल क्रिएट होने की वजह से ये क्या करेगा, डाइपोल मोमेंट शो करेगा। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलर एज HCl में, HCl में भी क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। इसका भी अपना सेंटर होगा और इसका भी अपना सेंटर होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेपरेट हो रखे हैं, दोनों चार्जेस एक सर्टेन लेंथ के साथ। तो हम डाइपोल मोमेंट में पढ़ते हैं, आइदर चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस देन
वो क्या इफेक्ट शो कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट का, और मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही वाटर का भी है, वाटर में भी क्या होता है, H2O, मतलब H वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव। देखो इन दोनों के सेंटर, इन दोनों का, ये सेंटर इसका है, ये सेंटर इसका है, इनका अपना कोई एक सेंटर ऑफ मास बन जाएगा कहीं यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के पॉजिटिव चार्जेस के कारण हम बोलते हैं 2 चार्जेस हैं, उनका कोई सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। इनके तो ये तो थे ही सिर्फ एक एक चार्ज, अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव हैं, तो 2 पॉजिटिव का एक सेंटर ऑफ मास होगा। वेयर एज इस नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी, इस नेगेटिव चार्ज के लिए, तो इन दोनों पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास ये आ गया, इन दोनों ये क्या आ गया, सिर्फ नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक लेंथ ड्रॉ हो गई। सो ये भी क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट को शो करते हैं। सो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन पोलर मॉलिक्यूल्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज सेपरेट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते। एंड मॉलिक्यूल हैज़ परमानेंट, हर मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मोमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल हैज़ परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड हैविंग अ सिमेट्रिकल शेप, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है, और H2O है, ठीक है, 2 चार्जेस छोटे हैं और एक ऑक्सीजन का चार्ज बड़ा है, ठीक है, हैविंग, सो दे हैव अ सिमेट्रिकल शेप। सो इन पोलर मॉलिक्यूल में तो हमने बोला कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट करते हैं किसी डिस्टेंस के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट करेंगे किसी डिस्टेंस के साथ। वेयर एज नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक में ऐसा नहीं होता, इनमें जो सेंटर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं, कोइंसाइड करने के कारण इनके पास अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं हम इनकी, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक की एग्जाम्पल है H2, CO2, ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। H2 में देखो H और H, इनका कुछ सेंटर यहाँ पे होगा, इनका सेंटर ऑफ मास इसके लिए और इसके लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी हमारे पास लेंथ तो आई नहीं कोई भी, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि डाइपोल मोमेंट के लिए Q/2A आइदर चार्ज और कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होना ज़रूरी है, और दोनों वैसे भी पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और CO2 में क्या हो जाएगा, CO2 में देखो CO और O देखो ये नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इस नेगेटिव और पॉजिटिव के पास अगर कोई सर्टेन लेंथ है भी, ठीक है, और इसके पास भी कुछ सर्टेन लेंथ है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसके लिए भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर की तरफ। तो जो डाइपोल मोमेंट है ये क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट ईच अदर, इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए अपोजिट आ जाएगा, और डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल होने के कारण 0 हो जाएगा। सो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस exactly coincide and molecule has no dipole moment, molecule has no dipole moment। और जब डाइपोल मोमेंट नहीं होगा तो उस टाइम पे हमारे पास देखो सिमेट्रिकल शेप होने के कारण, सिमेट्री होने के कारण, हैविंग सिमेट्रिकल शेप, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब हमने सिर्फ डाइइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि डाइइलेक्ट्रिक होती क्या है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, इंसुलेटिंग मटेरियल, बस इनके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, जब भी हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे तो कुछ इफेक्ट नहीं होता, वेयर एज डाइइलेक्ट्रिक अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेती हैं जब हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से प्रोवाइड करते हैं। फिर इनकी एग्जांपल बताई, कौन कौन से एग्जांपल हैं, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स। देन देयर इज द टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। अब हमने आगे पढ़ना है कि बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, जैसे हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर पढ़ा था इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ
dielectrics when they are placed in an electrostatic field. So next we are studying about behavior of dielectrics in uniform electrostatic field. ठीक है, तो फर्स्ट वन है इसमें डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. फर्स्ट वन इज डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. देखो पोलराइजेशन वाला कंसेप्ट हमारे लिए नया है. पोलराइजेशन का मतलब जहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के साथ, वहाँ पे वो प्लेट क्या होगी, सरफेस जो है वो पोलराइज हो जाता है. ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आए, या फिर इसे हम ये भी बोल सकते हैं, और नॉन पोलर एटम प्लेस्ड इन, और नॉन पोलर एटम प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन पोलर एटम को प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, किस लिए, ताकि पोलर मॉलिक्यूल्स बनाए जा सके. नॉन पोलर को पोलर में कैसे बनाया जा सकता है, जब हम उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक. ये भी बिहेवियर डाइइलेक्ट्रिक का ही है. ठीक है, तो फर्स्ट वन है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, absence of electric field, as we all know, in the absence of electric field, non-polar molecule have no dipole moment. Non-polar molecule shows no dipole moment. But जब हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे. नॉन पोलर मॉलिक्यूल है कोई, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीन जो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर. और जैसे ही मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, तो आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसने क्या किया, आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेगेटिव चार्ज है वो किधर इंड्यूस हो गया, दिस साइड. ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इसमें से इधर की साइड इंड्यूस हो गया. मतलब जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव सर इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो अप्लाई करने इसके कारण इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर दिया. इसमें से यह इलेक्ट्रिसिटी का कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, बस अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है. ठीक है, करंट प्रोड्यूस नहीं करता, बस अपने अंदर एक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर देता है. तो इसमें से नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया मैंने, तो इसमें से जो नेगेटिव चार्ज है वन साइड भी आगे, और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है अदर साइड पे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ने क्या कर दिया, एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इनसाइड, एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट हो गया. देखो इस नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव आ गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो नेगेटिव इधर आ गए, पॉजिटिव इधर आ गए, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कुछ सेपरेशन रहेगा, डिस्टेंस रहेगा. सेम एज दिस, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा. इट मीन्स जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में सर्टेन लेंथ आ जाएगी, सो they will show the behavior as a dipole, they will behave as a dipole, और उनके पास जो करेक्टरिस्टिक आएगी डाइपोल मोमेंट की करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी. ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये पोलराइजेशन हो जाती है, इन दोनों के बीच में पोलराइजेशन हो जाती है. ठीक है, इसे ही हम पोलराइजेशन बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसे हम पोलराइजेशन बोलते हैं. और इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है. सो in the absence of electric field, non-polar molecule shows no dipole moment, but when an external electric field is applied, positive or negative charges of non-polar molecules are dissipated in opposite direction. Thus non-polar molecule behaves as an develops an induced dipole moment, and dielectric is said to be polarized by an external electric field. So this is the dielectric polarization. सेकेंड वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ये था नॉन पोलर एटम, जब प्लेस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो पोलर बन जाते हैं. पोलर एटम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हेन पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलर मॉलिक्यूल्स प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड.
व्हेन पोलर मॉलिक्यूल्स आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखा जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो इनका डाइपोल मोमेंट होता है ना, जो टोटल डाइपोल मोमेंट, अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। बट जैसे ही मैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूँगी तो ये क्या करेगा, इनकी जो डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने के कारण ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर रखा। और जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूँगी तो सेम जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ने किया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और पॉजिटिव इधर आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और फिर से क्या हो जाएगा, ये पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। और पोलराइज होने के कारण जो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट है वो किधर की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो पॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है। और जो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुई है वो डिपेंड करती है कितने स्ट्रेंथ थी, जो डाइलेक्ट्रिक हमने रखी हुई है उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, उतनी पोलराइज होती है। सो दीज आर दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन पोलर से पोलर बन जाते हैं और पोलर वाले जो हैं इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कुछ भी ना हो तो जो इनकी नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो इनका डाइपोल मोमेंट इनके ऊपर भी क्रिएट हो जाता है और जो इनकी डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ होती है। सो इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है एक डाई इलेक्ट्रिक को, चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर है, दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाता है, एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। और जो डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जो डाइपोल मोमेंट इन दोनों के बीच में क्रिएट हुआ, दैट इज़, और उसको पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। इसी को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन विच इज़ डिनोटेड बाय पी। पी के साथ हम इसे डिनोट करते हैं। मीन्स हमने देखो पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या दिया था, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने पे इस पर क्या हो गया, पोलराइजेशन होगी। ये पोलराइजेशन होती किसके इक्वल टू है, अब मैथमेटिकली अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो ये पोलराइजेशन किसके इक्वल टू होती है, जितना इन दोनों के बीच में चार्जेस के बीच में डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, जितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ और जितना वॉल्यूम था डाइलेक्ट्रिक का, कोई मॉलिक्यूल है कोई एटम है तो उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और एसआई यूनिट क्या हो जाएंगे, एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन के क्या हो जाएंगे, डाइपोल मोमेंट के क्या होती हैं, डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इंटू डिस्टेंस, क्यू इंटू 2a होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम मीटर क्यूब, चार्ज इन कूलाम और डिस्टेंस तो क्या हो जाएंगे इसके, मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। सो द एसआई यूनिट ऑफ पोलराइजेशन इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वन इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो हमने कंडक्टर्स में भी पढ़ रखा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कंडक्टर्स को तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि वो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेता है जितना उसे बाहर से मिल रहा होता है, इनसाइड भी उतना ही क्रिएट कर लेता है। पर डाइलेक्ट्रिक के केस में ऐसा नहीं है। जब हम डाइलेक्ट्रिक पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक क्या करती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण अपने ऊपर अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर लेती है। अभी तक हमने यही पढ़ा है नॉन पोलर और पोलर कैसे बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, मींस ये पोलराइजेशन होगी, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने के कारण इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। बट जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, ये ई नॉट है तो इसकी वैल्यू इंड्यूस मान ली, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, ठीक है। तो जो नेट बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक है
पोलराइजेशन होने की वजह से जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा हमारे पास एक्सटर्नल जो हम इसको देंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम हमेशा इससे स्ट्रोंगर देंगे। मतलब जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज़ मच स्ट्रोंगर देन डाई इलेक्ट्रिक। जो इनसाइड जो उसने अपने आप इंड्यूस किया है उससे हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब जो ई इंड्यूस्ड है दैट इज़ लेस देन ई नॉट। तो जब भी लेस होगा जो वैल्यू ग्रेटर होती है हम उसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। सो तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज़ ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड या ई पोलराइज्ड। तो इट मीन्स जो हमारे पास जब भी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने टोटल दिया था ई नॉट, पर अब उसके बाद जब हमने डाई इलेक्ट्रिक बीच में रख दी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसने क्या कर दिया, उसको उसकी वैल्यू को कम कर दिया। कितना कम कर दिया, जितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था 30, ई नोट की वैल्यू 30 थी, ठीक है, और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 30 माइनस जितना डाई इलेक्ट्रिक ने इंड्यूस किया उसको सब्ट्रैक्ट करके। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है देयर विल बी अ रिडक्शन इन दैट। द रिडक्शन इन वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। कितना ये वैल्यू इसकी कितना पोलराइज हुई, कितना इसके अंदर इंड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर डिपेंड करती है कि कितना हमारा जो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस होगा। ठीक है, नाउ मतलब इसमें मॉडिफिकेशन आएगी, कंडक्टर्स में मॉडिफिकेशन नहीं आती, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है इनसाइड, ठीक है, और वेयर एज इसमें रिड्यूस हो जाता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वन इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक को लिखते हैं हम के साथ हैं, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को के साथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसे और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ डाई इलेक्ट्रिक इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट in which the dielectric is placed, dielectric is placed to the value of electric field present in the dielectric, प्रेजेंट इन दी डाइलेक्ट्रिक। इट मीन्स जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है किस पे, जितना हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया और जितना डाइलेक्ट्रिक ने अपने आप इंड्यूस किया अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, के इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई पोलराइज बोल दो चाहे ई इंड्यूस्ड बोल दो, ठीक है। तो ई नॉट इज इक्वल टू ई पी, ई पी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया था, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, ई नॉट माइनस ई पी की जगह पे ई इंड्यूस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से ई पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ई पी इधर आ जाएगा, ई नॉट माइनस ई, तो ई पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई नॉट माइनस ई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सॉरी दिस इज़ द रेशियो ऑफ, हाँ ई पी ई नॉट माइनस ई, ठीक है, के इज़ दी रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बाहर प्रोवाइड किया और जो इंटरनली डाई इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सो हियर के इज़ द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के क्या है यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है, हम ये सारा कुछ इसी के लिए पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आएंगी। तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है विच इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं टू द इंड्यूस्ड, जो अपने आप डाई इलेक्ट्रिक ने इंड्यूस किया है अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम इसको ई पी लिख दो चाहे ई इंड्यूस लिख दो, दोनों में से कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक की मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड that can be applied to the dielectric, that can be applied to the dielectric without its electric breakdown, without its electric breakdown। इतनी वैल्यू इसको प्रोवाइड करना डाई इलेक्ट्रिक को बाहर से
इतनी वैल्यू एक्सटर्नली, इतनी वैल्यू प्रोवाइड करना और उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू जिस वैल्यू पे जाके, तो मैक्सिमम वैल्यू एक ऐसी प्रोवाइड करना डाई इलेक्ट्रिक को, ताकि जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू जितनी उसकी वैल्यू है ब्रेक डाउन होने की, वहाँ तक की उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एक वैल्यू फॉर एग्जांपल एक डाई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इसे प्रोवाइड किया है, एक बॉडी एक डाई इलेक्ट्रिक को 5 न्यूटन पर कूलम इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बन जाएगी। इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे प्रोवाइड कर सकते। ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है, और कैपेसिटेंस इसी की प्रॉपर्टी है, जो चार्ज स्टोर हो रखा है उसको होल्ड करके रखती है कैपेसिटेंस, और कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या लिखेंगे, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, ठीक है। तो कैपेसिटर होता किस शेप का है किस चीज़ है क्या ये? कैपेसिटर दो प्लेट से मिलके बना होता है, फर्स्ट प्लस क्यू एंड सेकेंड वन इज माइनस क्यू, ठीक है। दो चार्जेस, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इट मीन्स कैपेसिटर डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करके रखती है। बट वाई वी स्टोर चार्ज, हम चार्ज को स्टोर करके क्यों रखना चाहते हैं? बिकॉज सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, फॉर एग्जाम्पल मोटर है, फैन है, एसी है, दीज ऑल डिवाइसेस, जो ये डिवाइसेस हैं इनको स्टार्ट करने के लिए हमें हाई करंट की ज़रूरत होती है। These devices requires very high current to start, because in static friction में ये जब अपनी रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती हैं तो इनको मोर करंट रिक्वायर होता है, तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि कुछ चार्ज हमारे पास स्टोर होके रहे। तो हम फैंस में, एसी में, इनके अंदर क्या लगा होता है, कंडेंसर, आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिशियन कंडेंसर की बात करते हैं। तो जो ये कंडेंसर है, कंडेंसर के अंदर ये कंडेंसर जो है एज अ कैपेसिटर ही एक्ट करता है, क्योंकि कंडेंसर की जो वैल्यू होती है आपने देखी होगी, वहाँ पे फैरड, माइक्रो फैरड ऐसे वैल्यू दी होती है। तो जो फैरड हैं वो कैपेसिटर के ही यूनिट्स हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखते हैं, चार्ज को इसलिए स्टोर किया जाता है क्योंकि स्टैटिक पोजीशन में एक डिवाइस को स्टार्ट करना बड़ा टफ होता है, तो टफ ना हो इसीलिए कैपेसिटर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रखता है, ताकि मोर फ्रिक्वेंटली, क्योंकि कैपेसिटर अपनी एनर्जी को, अपने चार्ज को बहुत फ्रिक्वेंटली दे देता है, पास कर देता है। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। और हम ये बोल सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, close to each other is called capacitor, is called capacitor। देखो कैपेसिटर है तो इट मीन्स इसके अंदर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, और अगर हमारे पास चार्ज है तो चार्ज के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा, ठीक है। तो चार्ज के लिए कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो इसके पास भी कुछ पोटेंशियल होगा V1 और इसके पास V2। तो जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। V1 माइनस V2, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। मीन्स हमें चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। और कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बाद कैपेसिटेंस है एक प्रॉपर्टी, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर, जो अपने अंदर जो चार्ज को होल्ड करके रखती है, ठीक है। कैपेसिटर तो एक डिवाइस है सिर्फ स्टोर करके रखना, और कैपेसिटेंस इसी की प्रॉपर्टी है जो चार्ज को होल्ड करके रखती है। इट मीन्स कैपेसिटेंस से हमें पता चलता है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रखेगी, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है तो उसकी कुछ लिमिट होगी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हमने शुगर डालनी स्टार्ट की, ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिट है कि इतने टाइम पे एक बाद ये फुल हो जाएगा और इसके बाद जो शुगर है वो बॉक्स से बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली चार्जेस में भी होता है कि चार्जेस कैपेसिटी है एक कंडक्टर की, वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर करके रख सकता है। अगर इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है,
तो अगर मैं एक्स्ट्रा चार्ज और चार्ज ऐड करती जाऊंगी तो क्या होगा, चार्ज इससे बाहर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, चार्ज बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हें इतना तो पता है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज हमेशा सरफेस पे, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन दी सरफेस, क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने के कारण चार्ज अंदर प्रेजेंट ही नहीं होता। तो चार्ज जितना हम प्रोवाइड करते जाएंगे कंडक्टर को, तो वो कहाँ पे रहना स्टार्ट कर देगा, सरफेस पे। अगर हम ज़्यादा चार्ज इसमें डालते जाएंगे तो सरफेस पे देखो चार्ज बढ़ता जाएगा। अब ये सरफेस वाला चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर रीजन में। मतलब अगर मैंने इस कंडक्टर को एयर में फ्री मीडियम में रखा हुआ है तो ये चार्ज भी का सारा बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स जैसे जैसे हम चार्ज इंक्रीज करते जाएंगे या पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इट मीन्स चार्ज जो है वो सरफेस से लीव करके एयर में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम हमें पोटेंशियल इतना देना पड़ेगा, इस सरफेस की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। देखो इस सरफेस की जितनी कैपेसिटी होगी वो अपने ऊपर इतना ले लेगा ना। इट मीन्स जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, इसने अपने ऊपर पूरी जितनी उसकी लिमिट थी उतना चार्ज ले लिया, तो उसके बाद चार्ज कहाँ गिरना स्टार्ट हो जाएगा, आउटर रीजन में। ठीक है, इट मीन्स किसी पोटेंशियल के लिए, किसी एक पोटेंशियल के लिए चार्ज हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज, टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। इट मीन्स फॉर अ गिवन कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर मीन्स कोई, फॉर अ गिवन कैपेसिटर जिसके ऊपर चार्ज है, फॉर अ गिवन कैपेसिटर चार्ज Q इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। ठीक है, अभी हमने बात की है कि जितना हम पोटेंशियल प्रोवाइड करते जाएंगे उतना ही चार्ज जो है उसके ऊपर प्रोड्यूस होता जाएगा। V इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q/R। मतलब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, चार्ज के। फॉर अ गिवन कैपेसिटर चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स, मीन्स Q इज प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा तो इट मीन्स पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू V है, और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या लगता है, C V। तो ये C है, C इज इक्वल टू Q/V। हियर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इफ V इज लेस, अगर V लेस हो जाएगा, यस स्टूडेंट्स, इफ V इज लेस देन वर्क डन विल बी लेस। इफ V लेस देन वर्क डन इज लेस। अगर वर्क डन लेस हो जाएगा इट मीन्स dW, क्योंकि वर्क डन देखो V लेस होगा, एज वी नो dW इज इक्वल टू V इंटू dQ। ठीक है, अगर हमारे पास पोटेंशियल लेस होगा तो इट मीन्स हमारे पास वर्क डन भी लेस होगा, और अगर हमारे पास पोटेंशियल कम हो जाएगा इट मीन्स चार्ज हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर पोटेंशियल लेस हो जाएगा इट मीन्स चार्ज विल बी ईजिली स्टोर्ड, और C जो है हमारे पास ग्रेटर होगा, कैपेसिटेंस जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या रखना है, पोटेंशियल अगर हम कम कर देंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, और SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज C चार्ज इन कूलम, एंड पोटेंशियल V को हम किस में मेजर होते हैं, वोल्ट में। सो इट विल बिकम कूलम पर वोल्ट, और फैरेड भी बोलते हैं। द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमने ओम्स लॉ में पढ़ रखा है V प्रोपोर्शनल टू I, V प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल टू I मीन्स V इज इक्वल टू I इंटू R। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लिख देते हैं, R रेजिस्टेंस, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, एंड R जो है वो किसके इक्वल टू हो जाएगा, V अपॉन I के। R इज इक्वल टू V अपॉन I, बट R डजंट डिपेंड अपॉन वोल्टेज और करंट। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन साइज, शेप
एंड डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती, ये किसी भी मटेरियल की कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। सिमिलर एज सी कैपेसिटेंस जो हम बोल रहे हैं चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन साइज शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ये सिर्फ साइज शेप पे डिपेंड करता है। इट मीन्स सी जो है हमारे पास, सी आता ही हम ये बोलते हैं ना क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के सी लगा रहे हैं। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाते हैं इट मीन्स वो एक कांस्टेंट है। तो कोई भी कंडक्टर लेंगे तो उसकी एक वैल्यू होगी कि ये 0.1 माइक्रोफैरड का है, 0.2 माइक्रोफैरड का है, 0.3 माइक्रोफैरड का है, 1 माइक्रोफैरड का है। तो इट मीन्स इट डजंट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी साइज, सी डिपेंड्स ऑन दी साइज शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ये इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। सो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द साइज शेप एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ये हम आगे जो है प्रूफ भी करके बताएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे कैपेसिटेंस जो है डिपेंड करती है साइज शेप एंड डायमेंशन रेदर देन पोटेंशियल और वोल्टेज, पोटेंशियल पे और चार्ज पे ये डिपेंड नहीं करती। नाउ आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड spherical conductor, capacitance of an isolated spherical conductor. So students, in capacitance of an isolated spherical conductor, as we know, देखो capacitance of spherical conductor के लिए हमने फाइंड करना है, तो मैंने एक स्फीयर बनाया, ठीक है। स्फीयर पे जो है वो क्या है, चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ऑन स्फीयर चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, चार्ज Q इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है प्लस Q, और मुझे किसी पॉइंट P पे क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो देखो इस चार्ज का सेंटर जो है मैंने मान लिया वो Q है। एक कंडक्टर में चार्ज इनसाइड तो 0 होता है, ठीक है, पर स्फीयर के लिए मैंने क्या कर लिया, ज्यूम कर लिया कि चार्ज जो है उसका सेंट्रल पॉइंट। स्टूडेंट, जब भी मुझे इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इस पॉइंट P पे पोटेंशियल, सबसे पहले कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए मुझे देखो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज स्प्रेड हो रखा है और वो उस चार्ज का पोटेंशियल इस पॉइंट P तक पोटेंशियल क्या होगा, मुझे V की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वेन एवर वी विल फाइंड पोटेंशियल वी विल कंसीडर दैट होल चार्ज प्लस Q इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर पॉइंट। पूरा चार्ज जो है इस सेंट्रल पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रखा है। सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, हमारे पास एट पॉइंट P पे V की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इन दोनों के बीच का रेडियस R, ठीक है। सो कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल टू होती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो मैं यहाँ पे V की वैल्यू पुट कर दूंगी, Q अपॉन V, Q अपॉन V की वैल्यू पुट कर दूंगी। V की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, V की वैल्यू पुट कर दी मैंने, V इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमारे पास C क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। So this is the capacitance of an isolated spherical conductor. It means C doesn't depends upon Q and V, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इट मीन्स C डिपेंड कर रहा है, देखो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और डिपेंड कर रहा है स्फेरिकल कंडक्टर में, ये डिपेंड कर रहा है ऑन द डायमेंशंस ऑफ द मीडियम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस, डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड मीडियम, जिस मीडियम में हमने उसे रखा हुआ है, ठीक है।